लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की इन्हीं पंक्तियों का आत्मसात कर कुछ इन्हीं इरादों के साथ चल निकला वो मासूम अपना वजूद, अपना स्वाभिमान भीड़ से हटकर अपना नाम कमाने। तो दास्तां कुछ यूं शुरू होती है दोस्तों। बात उत्तराखंड की नई टिहरी के घनसाली के केमरसौड़ के किसान परिवार में जन्मे एक नन्हे बालक की है। नाम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये सुनिए। 90 के दशक में सुदूरवर्ती ग्रामीण केमरसौड़ गांव में सुख सुविधाओं का अभाव था। गरीबी का वो दौर जिसको बयां करना भी मुश्किल था, लेकिन इस बालक के चेहरे पर मुस्कान थी और ये वक्त मुस्कान के साथ गुजरा। घर की दहलीज लांघकर जब स्कूल में दाखिला लिया, मुफलिसी का आलम ये रहा कि 9वीं कक्षा तक पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। बस किसी तरह से दिन गुजर रहे थे, लेकिन इनकी जुबां पर उफ तक नहीं थी। बस थी तो यही मुस्कान। 10वीं कक्षा पास करते ही दिल में कुछ और करने का जुनून जागने लगा। बस यहीं से ये कदम निकल पड़े द्वारका प्रसाद रतूड़ी से कुछ और बनने के लिए। लेकिन उससे पहले ना, जैसे किसी भी सफल पुरुष की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, इनकी जिंदगी में भी रहा, लेकिन कुछ अलग। और ये था एक फिल्म देखने के बाद जिसने जिंदगी जीने की राह निश्चित कर दी। अपने समय के बेहतरीन एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली और उनकी फिल्म ड्रैगन। ये फिल्म देखकर मानो ये मन में ठान चुके थे कि दुनिया में सब कुछ हासिल किया जा सकता है, जरूरत बस लक्ष्य पर बिना रुके चल निकलने की है। तो मन में एक चाहत जाग चुकी थी और वो थी एक अभिनेता, एक मार्शल आर्टिस्ट बनने की। तो ये चाहत खींच लाई दिल्ली। दिल्ली से फिर सफर शुरू हुआ और पहुंच गए मुंबई। लेकिन कहते हैं ना, जो आप सोचते हैं वो मिलना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि आप सोचते कुछ है और किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। तो किस्मत का पन्ना पलटता है और वक्त आता है 2005 का, और ये किस्मत अब इन्हें चीन ले आई। अब भूमिका हाथों में कुछ यूं बदली, क्योंकि आए तो थे मार्शल आर्ट सीखने, लेकिन कुछ और ही करने लगे, क्योंकि हाथों में ट्रे थी और पेशा शुरू हो गया था वेटर का। यहाँ द्वारिका प्रसाद रतूड़ी से नाम भी बदल गया और नाम बन गया देव रतूड़ी। किस्मत के इस मुकाम पर यकीन मानिए, किसी को भी दुनिया आगे पीछे घूमती दिखाई देती है, क्योंकि सोचते कुछ है और होता कुछ है। लेकिन पहाड़ के संघर्ष भरे जीवन और कभी ना हारने के मूल सिद्धांत पर हमारे देव रतूड़ी तटस्थ रहे। सोचा इसके आगे भी दुनिया है और दुनिया जीती भी जा सकती है। मेहनत, लगन और जुनून के सहारे कब वेटर से मैनेजर और फिर इस विधा से जुड़ा हर बड़ा पद पा लिया। अब किस्मत अपने पन्ने खोल रही थी और इसके बाद ऐसा किस्मत का पन्ना पलटा कि हमारे देव रतूड़ी बन गए रेड फोर्ट इंडियन रेस्टोरेंट के मालिक। और उसके बाद तो यूं कहें कि ये सफलता के पायदान चढ़ते चले गए। एक दो नहीं, अब तो अंबर पैलेस के नाम से पूरी चेन ही पूरे चाइना में फैल गई। और हाँ, जो मन में एक ख्वाब पल रहा था एक्टर बनने का, वो भी जी हाँ यहाँ पूरा हो गया। एक फिल्म के लिए कैमरा सीन देने के बाद उनका एक्टर बनने का जो सफर शुरू हुआ वो लगातार जारी है, और ऐसा कि वो चाइना के सफलतम एक्टर्स में गिने जाते हैं और अब तक 35 शानदार हिट फिल्में कर चुके हैं। यही नहीं, रेस्टोरेंट चेन के बाद वो एक सफल उद्यमी भी बन गए हैं। तभी तो उन्हें चीन का प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर अवार्ड भी मिल चुका है। तो कभी पाई पाई को मोहताज रहने वाले द्वारका प्रसाद रतूड़ी आज देव रतूड़ी और चाइना के फेमस एक्टर दफू बनकर करोड़ों के रेस्टोरेंट चेन के मालिक हैं। तो उनकी किसी फिल्मी पटकथा जैसी जिंदगी के तमाम पहलुओं को जानने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं देव रतूड़ी, यानी कि दफू। तो आइए खोलते हैं उनकी जिंदगी के छुए अनछुए पहलुओं की ये किताब। कहानी एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने जिंदगी में जो चाहा वो पाया,
लेकिन उसे पाने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ा। सफर कुछ यूं शुरू होता है उत्तराखंड के टिहरी गांव से। घर में मुफलिसी की हर कहानी जो बयां करना भी मुश्किल था, क्योंकि यकीन जानिए जब पैरों में चप्पलें ना हो और स्कूल जाने के लिए फीस ना हो तो उस छोटे से बच्चों को क्या महसूस हुआ करता होगा। लेकिन कहते हैं ना कि दिल में वो सपना पल रहा था, और वो सपना ऐसा था कि उस सपने को पूरा करने के लिए उस शख्स ने पूरी जी जान से मेहनत की, धैर्य रखा और जुनून बनाए रखा कि मुझे कुछ कर दिखाना है, अपने लिए नहीं, अपने मातृभूमि के लिए। क्योंकि वो सपना उन्होंने पूरा किया दूसरे देश जाकर। एक ऐसी शख्सियत जिनका सफर उत्तराखंड के टिहरी गांव से शुरू हुआ। इस सीमांत इलाके से निकले तो पहुंचे देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में कुछ वक्त गुजारा, लेकिन वहां जब वो सपना पूरा नहीं हुआ तो रुख किया माया नगरी मुंबई का। मुंबई में भी जब वो सफलता नहीं मिली तो फिर एक बार फिर लौटे दिल्ली, और दिल्ली से फिर रुख किया चाइना का। चाइना जाकर देव रतूड़ी द फू बन गए, और ये सब तय हुआ कुछ दशकों में। जी हां, लेकिन ये दशक आसान नहीं थे, क्योंकि इन दशकों ने वो दिखाया कि एक आदमी एक वेटर से कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एक आदमी एक वेटर से कैसे एक सफल एक्टर बन सकता है, और एक आदमी कैसे एक वेटर से एक मोटिवेटर, एक मार्गदर्शक बन सकता है। क्योंकि ये कहानी एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें उत्तराखंड हमारे देश में देव रतूड़ी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जैसे ही शख्सियत चाइना पहुंचती है तो वो बन जाती है दफू। तो बेहद ही दिलचस्प और बेहद ही शानदार ये सफर रहा है देव रतूड़ी यानी कि दफू का। और दफू आज हमारे बीच मौजूद है संवाद 365 की आपकी बात के साथ। आइए स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में देव रतूड़ी का। देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। देखिए, जो जर्नी आपने जी है उसे कहेंगे कि लफ्ज़ों में उतारना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि हम बता पाएं। लेकिन आज जब देव रतूड़ी जिस मुकाम पर खड़े हैं, अपनी ज़िंदगी के तमाम झंझावतों के बाद पहुँचे हैं, कहते हैं कि खुद को एक सांचे में ढालना और उसके बाद उसी से आगे बढ़ते हुए निकलते जाना और वो भी मंजिलें पूरी करते हुए वो सफ़र आपने तय किया है। साल 2005 वो वक्त था जब आपके हाथों में कुछ नहीं था, लेकिन एक जज्बा था, और उसके बाद आज साल 2023 है जहां आपके पास चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट हैं। आप हॉलीवुड ही नहीं, चाइनीज फिल्मों में काम कर चुके हैं और एक सफल उद्यमी बन चुके हैं। तो आज से पीछे मुड़कर अगर साल 2005 का वक्त आता है तो वो कैसे याद आता है, और साल 2023 का जो वक्त है इसे आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है कि एक सपनों भरी जर्नी थी जो आज पूरी हुई? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं संवाद की टीम को और संवाद के सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप लोगों का आपने समय निकाला। डेफिनेटली बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत उतार चढ़ाव रहे ज़िंदगी में। 2005 में मैं दिल्ली में था, और क्योंकि मैं बम्बई से फेल होके वापस आया था, करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन सपना अभी भी कहीं ना कहीं मन में था कि यार नहीं, मेरे को एक्टर बनना था, मेरे को लाइफ में कुछ करना है। तो उस दौरान एक मौका मिला चीन जाने का। किसी दोस्त ने सलाह दी कि भाई आप चीन जाके मार्शल आर्ट सीख सकते हो, क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट भी सीखा बम्बई में 1 साल, और मैंने कापासड़ा में 1 साल मार्शल आर्ट स्कूल चलाया भी। तो मुझे लगा कि हर चीनी को मार्शल आर्ट आता है, तो वहाँ जाके मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा 6 महीने साल भर, और वापस आके अपने स्कूल को और बेहतर तरीके से चलाऊंगा। ये सपना था मन में। तो एक ओनर है जिनके रेस्टोरेंट थे चीन में, तो किसी दोस्त ने उनसे मिलाया, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको रेस्टोरेंट का काम आता है? मैं कहा काम तो नहीं आता है, क्योंकि मैंने कोई होटल मैनेजमेंट तो करा नहीं था, और पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने हाईएस्ट एजुकेशन हाई स्कूल है मेरी। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, 2-3 महीना हमारे किसी दोस्त के रेस्टोरेंट में काम सीख ले, और उसके बाद मैं तेरे को चीन ले जाऊँगा। तो फिर यहाँ से ये सफ़र हुआ। मैं नोएडा में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैंने कुछ दिन काम करा, और 2-3 महीने बाद उन्होंने वीज़ा लगाया और हम पहुँचे चाइना। तो चाइना जाके काफ़ी, मतलब एक जो सोचा था
वो हुआ नहीं, डिसअपॉइंटमेंट भी था, लेकिन एक अच्छा भी लगा कि जो हम सुनते थे चाइना के बारे में वो चाइना नहीं है। तो इस तरह से ये जर्नी रही। हाँ जी। जर्नी की शुरुआत आपकी, कहें कि कठिनाइयों के बाद जब सफलता मिलती है तो उसका जो है शऊर बहुत अच्छा होता है, और आप समझते हैं कि हमने एक जिस ज़िंदगी को हम जी कर आए हैं उसके बाद एक बेहतर ज़िंदगी हम जी रहे हैं, और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि वही ज़िंदगी जो है दूसरे लोग भी जी सकें, एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं आप। तो ये जानना चाहेंगे, साल 2005 वो वक्त था जब आप अपने घर से निकले। जिस तरीके से हमने सुना है कि घर की पारिवारिक स्थिति नहीं थे, किसान के आप बेटे रहे हैं, और जिस तरीके से स्कूल में कई बार ये भी कहानियाँ हैं कि स्कूल में जब थे आप वहाँ पे फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। ये दौर जब याद आता है तो मन में कोई कसक होती है कि हाँ, उस वक्त अगर पैसा होता तो मैं यहीं रहकर कुछ कर सकता था। डेफिनेटली देखो, कोई भी अपना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अपना घर छोड़ना चाहता है या अपना देश छोड़ना चाहता है अगर उसको सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर मिलती है तो। लेकिन देखो, हमारी घर की जो आर्थिक स्थिति उस दौरान, मुझे लगता है सिर्फ हमारे घर की नहीं, हर घर की यही कहानी थी। और बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो हमने कोशिश करी, और कई बार मैं तो अपने घर से रोते हुए भी जाता था स्कूल में। और तो हमारे जो गांव वाले हैं उन्होंने बहुत, उनका बड़ा योगदान रहा है। लोग हमारी जो सरकारी स्कूल की जो फीस होती थी वो देते, तो किसी तरह से हमने हाई स्कूल करा। और हाई स्कूल करके फिर अपना जल्दी जॉब शुरू करा हमने दिल्ली में। दिल्ली आ गया था मैं, और दिल्ली में मैंने 1993 से 2005 तक मैं दिल्ली में जॉब करा। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, और बड़ी रुचि थी मेरी संस्कृत में भी, और अपना पढ़ाई में तो बड़ा था मन कि मैं चाह रहा था कि मैं पढ़ाई करके कुछ अलग करूं, लेकिन वो मौका नहीं मिला। उस चीज़ का दुख आज भी है, और यही कारण है कि मैं कोशिश करता हूं कि हमारे उस स्कूल में, मेरे को मौका मिला एक बार बोलने का, और मैंने उस स्कूल में प्रॉमिस भी करा प्रिंसिपल साहब से कि आप सब कुछ करना, लेकिन कभी भी इस स्कूल से कम कोई भी बच्चा इस वजह से वो छूटना नहीं चाहिए कि उनके घर में पैसे नहीं है। जिस तरह से हमने, क्योंकि उस अपने उस टाइम जो एजुकेशन की, वो अब हालांकि हमने किसी तरह से वो अपना ऑनलाइन सीखते रहे, आज भी सीख रहा हूँ, आज भी एक विद्यार्थी हूँ मैं। लेकिन वो जो उस टाइम जो सपना था, वो जो दौर था, वो बड़ा मैं कहूँगा दुखदायी था। हाँ जी। तो कोशिश करता हूँ आज की डेट में भी किसी का वो जो सपना है पढ़ाई का, हो ना टूटे। एक एक्टर बनने की जो है ललक मन में थी, इंडिया में पूरी नहीं हो पाई, उसके पीछे क्या कहानी थी? हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 1998 में उस दौरान हिंदुस्तानी सीरियल था एक, पुनीत सर जी का, वो बड़ा पॉपुलर था। तो देशभक्ति का जो जज्बा था, तो वो एक्टिंग का नहीं था कि मुझे लगा ये बड़ा आसान काम है, और मैं बम्बई चला गया। तो मैं रहा वहाँ पे लगभग 6-7 महीने रहा मैं उनके साथ में। वो जैसे जो क्राउड होता है ना, पीछे से रेस मार रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो इस तरह से। तो मैंने एक दिन पुनीत जी को बोला, मैं कहा सर 6-7 महीने हो गए, जूते भी घिस गए, मैं कर लूँगा, आप ये रोल, कोई रोल दो मुझे। तो उन्होंने फिर एक डायलॉग लिखा, बोला ये डायलॉग याद करो और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि आपने कितना सीखा। तो मेरे को मौका मिला था 1998 में कैमरे के सामने खड़ा होने का। तो उस दिन क्या हुआ कि मुझे लगा ये बड़ा आसान काम है, मैं खड़ा हुआ, मैंने डायलॉग याद कर दिया था। खड़ा होने के बाद मैंने जब देखा सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, कैमरा मेरी तरफ है, जैसे हुआ एक्शन मेरे पैर कांपने लग गए और एक शब्द नहीं निकला मुंह से। तो उस दिन रियलाइज हुआ कि भैया ये आसान काम नहीं है। और वो जो मूवी बनने का, जो एक्टर बनने का जो ख्वाब था, वो वहाँ टूट गया था थोड़ा सा। हाँ, मुझे लगा नहीं ये आसान है। तो फिर मैं वापस आके दिल्ली में जॉब करने लग गया था। लेकिन वो जो सपना था, वो जो स्पार्क था, वो जिंदा था। तो हो जाके फिर मैं 2005 में मुझे चीन में जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने एज ए वेटर अपनी जर्नी शुरू करी और 10,000 के करीब में 10-12 हज़ार तनख्वाह थी मेरी। तो 2005 में जाते जाते मैंने 6 महीने के अंदर चाइनीज़ सीख ली थी। तो 2005 जाते जाते मेरी तनख्वाह लगभग 3 लाख से ऊपर ही थी। मैं एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर रहा हूँ। उसके बाद एक साइटेक ग्रुप है, वहाँ पर मैं F&B ऑपरेशन डायरेक्टर रहा हूँ। मेरे अंदर में 13-14 रेस्टोरेंट थे और मेरे अंडर में जो भी लोग काम करते थे उन्होंने स्विट्जरलैंड से टॉप होटल मैनेजमेंट स्कूल से मैनेजमेंट कर रखा था। मैं अकेला बंदा था जिसने मैनेजमेंट नहीं कर रखा, लेकिन मैं टॉप पोजीशन पे था। और उसके पीछे बहुत मेहनत है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपको जनरल मैनेजर बनना, और वो भी किसी दूसरे देश में, और वो भी किसी तीसरे देश के एक ऐसे सबसे अच्छे रेस्टोरेंट का, असंभव कुछ भी नहीं है। इसमें यही है कि असंभव कुछ भी नहीं, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ कोई भी काम करते हो, कोई भी काम, आपके सपने पूरे होते हैं।
ये सपने ज़रूर पूरे होते हैं, और सपने पूरे करने की जो एक कहानी देव रतूड़ी जी की ही है, क्योंकि एक वेटर से एक एंटरप्रेन्योर तक का सफ़र तय करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कहते हैं ना कि उन मुश्किलों से पार पाने वाले को ही जो है खिलाड़ी कहा जाता है। खिलाड़ी भी हैं, खिलाड़ी क्यों हैं ये बताएँगे, उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि बचपन में ब्रूस ली की पिक्चरों को देखा करते थे, और चाइना जाने का एक बहाना ये भी था कि ब्रूस ली की जो ओरिजिन है कि हर चाइनीज़ को जो जिस तरीके से भारत के हर नागरिक को जो है योग से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए चाइना में जो है हर किसी को जो है कराटे और ये इन सब तमाम जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ा हुआ माना जाता है, और यही जानने के लिए वो गए थे कि मैं अगर चाइना जा रहा हूँ तो थोड़ा मैं कराटे भी सीख लूँगा। ये ब्रूस ली वाली क्या कहानी है आपके साथ? वो इनिशियली मेरे मकसद ही यही था, क्योंकि मेरा जो रोल मॉडल रहा है, फर्स्ट रोल मॉडल आई वुड से दैट, ये था अपना ब्रूस ली। क्या हुआ कि जब मैं दिल्ली में रह रहा था तो मैं अपने एक दोस्त के साथ था, एक महावीर रावत जी हैं, उनके साथ रहता था मैं। तो मेरे को बड़ा शौक था ये जो मार्शल आर्ट मूवी देखने का। तो एक दिन मैंने ब्रूस ली की लाइफ पे बेस्ड एक फिल्म थी जिसका नाम है ड्रैगन। बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है, मैं सजेस्ट करूंगा सब लोगों को देखनी चाहिए, बहुत जबरदस्त उस मूवी ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, पूरा यू टर्न जो था उस मूवी की वजह से था। वो मूवी में जब देखी कि ब्रूस ली उसके फादर वगैरह हांगकांग में पैसा इकट्ठा करके उसको यूएस भेजते हैं। वो यूएस पहुंचता है तो कोई साधन नहीं होते, तो होटल में वो बर्तन धोता है, क्योंकि उसके अंदर वो जुनून है, बर्तन धोता है, किचन में काम करता है, फिर वो अपना मार्शल आर्ट धीरे धीरे सिखाने लग जाता है। तो आप देख सकते हैं उसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। इज अ लाइक ए लीजेंड, नॉट ओनली इन मार्शल आर्ट बट आल्सो इन मूवीज, है ना। उन्होंने बहुत सारी मूवी करी। तो उस मूवी को देख के मुझे लगा कि जब ब्रूस ली कर सकते हैं तो देव क्यों नहीं। तो वही एक कारण था, मुझे लगा कि चाइना में सबको मार्शल आर्ट आता है उस दौरान, उस मूवी, क्योंकि मूवी में आपने देखा कि हर एक चीनी बिल्कुल लंबी चोटी लगा के और लगा के सबको मार्शल आर्ट आता है। तो मेरे दिमाग में भी वही था। जब वहां गया तो एक को पूछा, दो को पूछा, तीन को पूछा, वही हाल, किसी को मार्शल आर्ट नहीं आता है। मतलब वही सीन था। उन्होंने फिर मेरे को बताया कि भाई ऐसा है कि हमको लगता है हर एक जो हमारा हिंदुस्तानी है वो बाबा रामदेव है, तुम करके दिखाओ पेट को ऐसा। मैं कहा ये मेरे से नहीं होगा। कह रहा यहाँ भी यही हाल है। उनको लगता है, उनके दिमाग में दो चीजें, एक तो हर एक इंडियन को डांस और सिंगिंग आता है क्योंकि वो फिल्म से, बॉलीवुड से बड़े इंस्पायर है। दूसरा उनको लगता है कि हर एक इंडियन को ये जो अपना योग है उसमें महारत हासिल है। तो फिर वहां जाके फिर ये झटका लगा एक कि यार यहाँ तो ये तो मार्शल आर्ट के लिए आया था, मैं अब क्या करें, और काम आता नहीं है। तो ये था कि होटल का थोड़ा बहुत मैंने उस जो वहां जाने के लिए वो टेक्निक अपनाई थी। वो जो ओनर थे उन्होंने बोला 2-3 महीना काम सीख लिए, तो वो काम आ गया। फिर एज ए वेटर काम करा मैंने। काम करा तो 5-6 महीने के अंदर मेरे को चाइनीज भाषा सीख ली मैंने, क्योंकि ये था कि पढ़ा लिखा हूं नहीं, होटल मैनेजमेंट करा नहीं है और होटल का काम भी नहीं आता है, और मार्शल आर्ट चाइनीजों को सबको आता नहीं है, तो वापस जाऊंगा तो बेइज्जती होगी, क्या करें। तो मैंने क्या करा कि होटल में जो मैनेजर थे हमारे, उनके साथ में मिल के रात दिन मेहनत, लोग 10 घंटा काम करते थे, मैं 12 घंटा काम करता था, सीखने में लगाया मैंने। और 6 महीने के अंदर मैंने फराटेदार चीनी भाषा सीख ली। वो सीख ली तो फिर उनका जो कल्चर है, जो उनकी जो सोच है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सीख लिया। तो वो बड़ा आसान रहा मेरा। तो मैं 2 साल उस कंपनी में काम करा। 2 साल के बाद में मैं एक जर्मन रेस्टोरेंट में चला गया, वहाँ मैं रेस्टोरेंट मैनेजर बन गया। अब देखो 10,000 रुपये तनख्वाह से मैं सीधा 70,000 रुपये 2 साल में। वहाँ से फिर मैं एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में था, वहाँ पर मैं रेस्टोरेंट मैनेजर लग गया, और 70,000 से मेरी तनख्वाह 1,60,000 होगी। वहाँ से मैंने फिर जॉब टर्न करा एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर, वहाँ सीधा 3.5 लाख। फिर F&B ऑपरेशन डायरेक्टर, लगभग मेरी तनख्वाह लास्ट तनख्वाह लगभग 4 लाख के करीब करीब थी 2012 में, और वो मेरा लास्ट जॉब था। अब हुआ क्या, इस 7 साल के दौरान मुझे लगा यार हमारे दोनों देश, हम पड़ोसी हैं, लेकिन कल्चरल गैप इतना ज़्यादा है कि मेरे को चाइनीज़, अगर मैं चाइना नहीं जाता तो मेरे सारे हमेशा पूरी ज़िंदगी भर दिमाग में यही रहता कि चाइनीज़ छोटे होते हैं, छोटी छोटी आंखें, सबको मार्शल आर्ट आता है और वहाँ भी गरीबी है। कई दोस्तों ने डरा भी दिया था, अरे वहाँ क्या कर रहा है, वो खुद भूखे मर रहे हैं। वहाँ गया तो लगा यार वहाँ आंखें खुल गई। मतलब अगर आप उनके किसी रेलवे स्टेशन पर जाओगे, आपको लगेगा कि एयरपोर्ट से, मैं सही बता रहा हूँ, मैं अभी वाराणसी होके आया, तो सच नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वाराणसी होके आया और मैं देख रहा था, मैं फोटो खींच रहा था, तो वहां देखा मैंने कि जो हमारा एयरपोर्ट है उससे बेहतर, मैं कह रहा हूँ कि वहां का आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। इस लेवल का इंफ्रा बहुत ही जबरदस्त, हाईवे, रेल, लोग, साफ सफाई। मतलब कि आज की डेट में अगर मैं कंपेयर करूं तो हम लोग 20-25 साल पीछे हैं
इस लेवल का डेवलपमेंट हो रखा था उस दौरान। तो लगा कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी का देश है, और फिर मेहनत, कोई भी मेहनत करेगा तो वो किसी भी देश में रहेगा, डेफिनेटली कामयाबी मिल ही जाती है। तो इस तरह से ये जर्नी रही, 1 करा 2 करा, मतलब इस तरह से रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर टॉप पोजीशन पे। तो 7 साल के दौरान मुझे लगा यार कल्चरल गैप बहुत ज़्यादा है, और एज एन प्राउड इंडियन ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से हम अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं। तो क्या है कि उस दौरान मेरा सर्कल ऐसा बन गया था कि मेरे सर्कल में कुछ एम्बेसडर हैं, कुछ सीईओ हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि मैं काम ही उस लेवल पे, उस हाई एंड रेस्टोरेंटों में काम कर रहा था। तो सर्कल भी ऐसा बन गया। तो जब छुट्टियां होती थी, मेरी छुट्टी है, तो मैं उनको लेके जाता किसी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए, क्योंकि खुद भी इंडियन खाना खाना है। तो गया तो वो इम्प्रेसिव नहीं था, लगता था यार मैं कैसे भारत को रिप्रेजेंट करूं, कैसे बताऊं उनको कैसा है हमारा हिंदुस्तान, क्योंकि उस रेस्टोरेंट का जो डेकोरेशन है उस लेवल का नहीं है। आपका सर्विस स्टाफ, किचन आपका बंद है, कपड़े गंदे पहन रखे हैं, सिर्फ खाना है वो भी बिल्कुल मॉडर्न खाना है। तो मुझे लगा यार कि मैं इस फील्ड में हूँ, मेरे को नॉलेज भी है, थोड़ा बहुत पैसा भी है, तो मेरे को ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कुछ ऐसा करें जहाँ लोगों को भारतीयता दिखे। तो तब एक दिमाग में आया एक ख्याल कि भाई एक ऐसा भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट खोलते हैं। और संस्कृति से मेरे को, अपनी संस्कृति से शुरू से बड़ा प्यार था। तो साल 2013 वो ब्रेकिंग पॉइंट था। हाँ जी, रेड फोर्ट का जन्म होता है। हाँ जी। और रेड फोर्ट के नाम के पीछे क्या कहानी? उसके पीछे एक कहानी थी कि मैंने बहुत सारे सर्च करे, देखा कि यार क्या करें कि जिससे कि हमारा जो है संस्कृति की भी झलक दिखे, ऐसा लगे कि वो, उस दौरान 2 ही नाम थे जो दिमाग में आए, एक था रेड फोर्ट और एक था अंबर पैलेस, जो कि राजा मान सिंह के द्वारा जयपुर में जो है हमारा अंबर फोर्ट। तो हमने दोनों नाम रजिस्टर करे उस दौरान। तो हमें लगा अंबर पैलेस ज़्यादा क्लिक, रेड फोर्ट ज़्यादा क्लिक की, तो हमने पहला रेस्टोरेंट की स्थापना करी। अब क्या था कि उस रेस्टोरेंट को खोलने में हमारे पास पैसे नहीं थे, जो कमाए थे 35-40 लाख रुपए थे। फिर एक दोस्त था मेरा, वो जापान में था, उनको बोला मैं कि यार आप भी साथ में आओ। उनको बोला, फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे, क्योंकि जब हम सियान में गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये पूरा पवेलियन लेना पड़ेगा आपको, हम छोटी सी जगह नहीं देंगे आपको, ढाबा नहीं खोलना है यहाँ, अगर खोलना है तो ऐसा लगना चाहिए कि पूरा भारतीय संस्कृति रेस्टोरेंट, योग भी खोलना है, योगा सेंटर भी खोलना है, हैंडीक्राफ्ट भी खोलना है, और रेस्टोरेंट भी खोलना है, और बाहर आपको इंडियन स्नैक्स भी करना है, और किराए भी बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ कि मैं 11 साल में कापासेड़ा में एक श्री राम कुमार जी हैं, उनके पास जॉब करता था, और वो मेरे को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो समझ लो कि वो मेरे लिए मेरे फादर से बड़े, वो मेरे पहले जो गुरु हैं वही है एक्चुअली। उन्होंने मतलब बिजनेस का जो है ABCD मैंने, उन्होंने सिखाई मेरे को। तो मैं 11 साल उनके साथ भी रहा, जो मार्शल आर्ट, जो बम्बई गया मैं, तो उनके साथ लड़ाई होके गया था मैं भागने, मैं क्या मैं हीरो बनना है या मेरे को कुछ और करना है। तो उन्होंने सिखाया, तो फिर मैंने उनको फ़ोन करा, मैं क्या, उन्होंने भी देखा कि भाई काफ़ी तरक्की कर रहा, मेरी बात होती रहती थी उनसे कि मैं मैनेजर बन गया, रेस्टोरेंट मैनेजर बन गया, जनरल मैनेजर बन गया। तो उन्होंने कहा हाँ पैसा कमा रहा, घर भी भेज रहा, बढ़िया कर रहा लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि मैं एक काम करो, मैं आता हूँ चाइना। तो फिर मैंने उनका पासपोर्ट बनाया, उनके लड़के का पासपोर्ट बनाया। उनका पासपोर्ट भी नहीं था, उनको मतलब ही नहीं, क्योंकि उनकी अपनी हरियाणा में मतलब दुनिया भर का उनका अपना प्रॉपर्टी बिल्डर है वो। तो आए वहाँ पे, उन्होंने देखा, तो मैं बोला भाई इतने कम पड़ रहे हैं। कह रहे यार पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 70 लाख की हेल्प करी उन्होंने मेरी। जो पहला कॉन्सेप्ट था उसमें लगभग उस टाइम 2013 में 1 करोड़ 60 लाख के करीब लगा था, तो 70 लगभग आधा पैसा उन्होंने हेल्प करा, जो कि फिर मुझे 2 साल लगे उनके पैसे वापस करने में। तो ये इस तरह से पहले जो रेड फोर्ट की स्थापना हुई। फिर बाद में क्या हुआ कि हमें पता चला कि अभी रेड फोर्ट तो यार वो रजिस्टर नहीं हो सकता है, वो रजिस्टर नहीं हुआ। हमने लोगो बनाया, चल गया वो, हमने बल्कि 5-6-7 खोल दिए थे। खोलने के बाद फिर हमने पिछले साल हमने डिसाइड करा कि हम अभी सभी रेस्टोरेंट के नाम अंबर पैलेस, उसको हमने अपग्रेड करे। अब हमारे सारे रेस्टोरेंट रेड फोर्ट से भी और अपर क्लास के पूरे भव्य रेस्टोरेंट, आप देखेंगे उसके दरवाजे, खिड़की, पिलर सब इंडिया से, पेंटिंग्स सारे, ओपन किचन, मतलब कि हम लोग वो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, पहला चाइना में अपने आप में एक ऐसा भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट है जिसमें कि आपको संस्कृति की झलक दिखेगी। हमारा स्लोगन ही है अंबर पैलेस वेयर कल्चरल थ्राइव्स, कि यहाँ आप जो है पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंडिया को। तो इस तरह से उसकी स्थापना हुई, और फिर हमारे साथ क्या इतने सारे लोगों की दुआएं जुड़ी है और चल पड़ा। लेकिन कहते हैं कि अंबर पैलेस में अगर कोई जाता है, हाँ जी, तो उसे पूरे इंडिया की झलक मिल जाती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। खासकर जब त्योहार होते हैं, हाँ होली जी, हो, दिवाली हाँ जी। हो, कोई भी इंडियन फेस्टिवल हो, तो उसकी हाँ एक जी। झलक जो है उस पूरे रेस्टोरेंट्स की चेन में दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? और ये भी है कि इन सारे रेस्टोरेंट्स में इंडियन फूड ही परोसा जाता हाँ है, जी, हाँ जी, ताकि इंडिया की पूरी झलक आपको खाने से लेकर हाँ जी, यहाँ के परिधान,
सारी चीजों से मिल सके। हाँ जी, ये हाँ जी। कॉन्सेप्ट बना के आप जो चल रहे हैं वहाँ पे। क्या था कि पहली मेरा शुरू से ये था कि भाई मेरे को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जैसे क्या हो रहा था कि वहाँ पर देखो हमारा जो इंडियन खाना था वो क्यों इतना पॉपुलर नहीं था, संस्कृति जो है उस तरह से लोगों तक हम पहुँचा नहीं पाए। ये हमारे हमारे अपने लोगों की नाकामयाबी बोलूँगा मैं, क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट पहले खुले जो 2012 से पहले, अब क्या हो रहा था किसी के पास थोड़ा पैसा उसने रेस्टोरेंट खोला, लेकिन वो रेस्टोरेंट फील्ड से नहीं है, उसने खोला तो उसका पर्पज जो है पैसा कमाना है। अब दूसरे ने देखा कि इसका बिजनेस चल रहा तो उसकी कॉपी पेस्ट कर दी, उसको भी नॉलेज नहीं है। तो सारा क्या है कि जब कॉपी पेस्ट होता है तो सब डिग्रेड होता जाता है नीचे। तो लगा यार ये जो कल्चरल गैप है मेरे को ये फिल करना था। मैं चाह रहा था कि जो भी चाइनीज हमारे रेस्टोरेंट में जाए उसको वहां से भारत के बारे में कुछ अच्छा पता चले। तो उसी लेवल से फिर हमने पहला जो रेस्टोरेंट था हमने उसको बनाए भी इस लेवल से, दरवाजे, खिड़की, पिलर, पेंटिंग सारा इंडिया से। फिर हमारा योगा स्टूडियो, योगा टीचर इंडिया से, बॉलीवुड डांसर इंडिया से, हमारा सारा डेकोर, हमने बिल्कुल ऑथेंटिक खाना, सारे शेफ हमारे एक रेस्टोरेंट में कम से कम 4 से 5 शेफ होते हैं, पांचों आपको इंडियन शेफ मिलेंगे, बहुत ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेफ। उसके अलावा हमने क्या करा कि वहां पर हम क्यों बोलते हैं भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट, कि जो भी त्यौहार होते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे हो होली हो, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे वो हम लोग करी कंपटीशन हो, चाहे वो साड़ी फोटोग्राफी हो, ये हमने नए नए जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो हमने इम्प्लीमेंट करे और बहुत सक्सेसफुल रहे। अब आप यकीन करेंगे कि होली जब हम मनाते, हमारे रेस्टोरेंट में एक रेस्टोरेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 120 से 150 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हमारी वीडियो देखेंगे आप होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी की, 300 से ज़्यादा लोग हम एक बार डालते अपने मूवमेंट में। हमारा एक चैनल है और हमारी जो टिकट है 2 घंटे के अंदर सारी टिकट बिक जाती है, इस लेवल का, क्योंकि इतना क्रेज है वो रेस्टोरेंट का नहीं, वो जो सनातन संस्कृति का जो क्रेज है ना। और वो सियान एक ऐसी सिटी है अपने आप में। अब देखो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, अगर आपको पैसा कमाना, आप दुनिया भर के कहीं भी जाते हैं, आप पूरे देश में घूमते हैं, आप दूसरे देश में अमेरिका चले जाते हैं, बड़ा चलन है लोगों का, लेकिन जब आप ज्ञान की बात है, जब आप नॉलेज आपने वो करना, आपने मन की शांति ढूंढनी, तो आपको भारत ही आना पड़ेगा। भारत के अलावा आपको इस पूरे प्लेनेट में कहीं कोई दूसरा देश नहीं मिलेगा जहां आप ज्ञान की खोज कर सकते हैं, जहां आप ज्ञान सीख सकते हैं। तो सियान से जो बुद्धिस्ट मोंक है मास्टर स्वांचांग, 1300 साल पहले, वो सियान जिस शहर में हम हैं उसका नाम पहले छांगान था, वहां से 19 साल वो चल के आया था नालंदा विश्वविद्यालय, 5 साल रहा, यहाँ पढ़ाई करी, यहाँ से ज्ञान हासिल करा, यहाँ से 657 संस्कृत की जो एपिक है संस्कृत में थे जो बुद्ध धर्म का, वो लेके गया। और सियान शहर में उसने पगोड़ा में, जो वाइल्ड गुज पगोड़ा बोलते हैं उसको, वहां उसने पूरी जिंदगी भर, फिर बाद में वो ट्रांसलेट करी चाइनीज में। तो उस शहर में जो है बुद्धिज्म का भी बड़ा हुआ है, और इंडिया से वो जो कनेक्शन है वो अभी भी उसी तरह से जिंदा है। तो मानते हैं वो कि भाई भारत एक ऐसी धरती है जहां से आप वो अद्भुत, इसीलिए तो भारत विश्व गुरु है, इसलिए थोड़ी कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, हमारे पास ऐसा ज्ञान है। ब्रह्मांड पे आज की डेट में अगर आप देखेंगे साइंटिस्ट हो, दुनिया भर के लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी खोजी हुई चीज है उसको हमको बता रहे हैं अलग पॉलिश करके। भाई जो आप जनगणना करते हैं, आप सूर्य चांद की जो दूरी है, जो आप देख रहे हैं ब्रह्मांड में कितना क्या दूरी, वो कहां से, वो तो हमारी सनातन संस्कृति में है, लेकिन हमको अपनी चीज की जो महत्व है वही नहीं पता। तो वहां जाके जब लोगों से बात करते हैं, जब हम देखते हैं, जो खोदते हैं, 2000 साल पहले अगर आप देखेंगे बौद्ध धर्म, चाइना में कहते हैं कुंग फू चाइना से हम बड़े इंस्पायर होते हैं चाइनीज मार्शल आर्ट देख के, लेकिन वो आया कहां से? बौद्ध धर्म जो थे वो तमिल राजा के बेटे थे, वो यहां से चीन गए, चीन में उन्होंने शाओलिन टेम्पल की स्थापना करी, उसके जो फाउंडर हैं वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म कौन है? इंडियन है। कुमार राजीव्या 1500 साल पहले, कुमार राजीव्या उनके फादर इंडियन थे, मदर सिंजांग, इसलिए उनका नाम कुमार राजीव्या। वो भी बुद्धिस्ट का था, उनको 7 भाषाओं का ज्ञान था उस दौरान, उस संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। वो चीन में गए, उन्होंने सारे संस्कृत में जो है बुद्धिस्ट का ट्रांसलेट करा, और वो बने वहां के नेशनल टीचर ऑफ चाइना हांग डायनेस्टी के दौरान। आप देखेंगे हमारे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस, 5 डॉक्टरों की टीम गई थी जब जापान और चाइना का युद्ध हो रहा था, इनके पास टीम नहीं थी, यहां से इतना पैसा करके भारत ने भेजा। तो भारत का जो योगदान है ना वो बहुत छोटे लेवल पे नहीं है, वो बहुत, हमारी तो शुरू से ही परंपरा रही है वसुधैव, हम लोग कहते हैं अयम निजम परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राना तो वसुधैव कुटुंबकम। ये जो हमारी जो परंपरा है वो चली आ रही है।
पर उसको क्या है कि जो नई जनरेशन है वो भूल गई, वो चाहे यहाँ की हो चाहे चीन की हो। तो चीन में जब हमारा कोविड चल रहा था, एक बार विवाद भी दुनिया भर के जो इश्यू होते रहते हैं, तो मैं आर्टिकल लिखता रहता हूँ हर 1-2 महीने में किसी न किसी मीडिया चैनल के साथ में। तो वहाँ बता रहे थे कि यार कि इंडिया का योगदान क्या है, तो मैं कहा मैं बताता हूँ। तो इस तरह से मैंने बताया, देखो हमारे बोधि धर्मन, कुमार राजीव्या, श्वानचांग, द्वारकानाथ कोटनीज, और हर जब भी आपदा आती है चाहे वो किसी भी देश में हो, देखो भारत सबसे आगे खड़ा होता है। तो हमें वो हमारी जो, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो चाहे हमारी जो संस्कृति है, उसको समझने की जरूरत है। वो जो नई जनरेशन है स्पेशली उनको याद दिलाते थे। जैसे कि मैंने पढ़ा था, एक आर्टिकल पढ़ा था कहीं कि भाई हमारी जो हम हिंदुस्तानी है ना, वो हनुमान जी की तरह है, वो भूल गए हैं भैया, वो इतनी लंबी छलांग लगा सकते हैं कि कहीं से भी। तो यंग जो जनरेशन, उनको झकझोरने की जरूरत है, उनको जागरूक करने की जरूरत है कि अपनी रूट को देखो। अब देखो चीन से मेरे को वापस आना पड़ा कि भाई जो ज्ञान था, मैं हमेशा संस्कृति की बात करता हूँ, इतना अद्भुत है। चीनी आते हैं कि भैया आप बताओ, ये जो दूसरा जन्म है, ये संस्कृति है, ये जो क्यों मनाते हैं, ये सब चीजें भारत में क्यों जाते हैं लोग। तो मुझे देखो चीनियों से सीखना पड़ रहा है। वापस आके मैं कह रुको जाने दो मेरे को भारत में। इसलिए जो अब की बार जो मैं आया हूँ, पिछली बार मैं आया था तो मैं चीफ मिनिस्टर से मिला, टूरिज्म मिनिस्टर से मिला, मेरे साथ 5-7 कंपनियां आ रखी थी बड़ी बड़ी, जो कि 400-500 करोड़ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। फिर उसके बाद हालात थोड़ा सा ऐसे हो गए। लेकिन इस बार जो यात्रा है मेरी, वो धार्मिक यात्रा है, वो एक स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए। तो आते देखो मैं दिल्ली से फिर कोयम्बटूर गया, फिर वाराणसी गया, फिर वृंदावन गया, नैनीताल गया, फिर अपनी देवभूमि में आ रखा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नया ज्ञान लेके जाऊं और लोगों को भी साथ में बताऊं। तो इस वक्त चाइना में जो भी देख रहे होंगे देव रतुड़ी जी को, तो इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ आपके लिए वो लेकर आने वाले हैं। जो अपने रेस्टोरेंट की चेन से वो आपको बताएंगे कि इंडिया इतना समृद्ध क्यों है, इतिहास क्या है, और यहाँ के जो आध्यात्म की जो असल पहचान है वो क्या है। अब यंग जनरेशन की तो आपने बात की, लेकिन देव रतुड़ी द फू कैसे बन गए, और वो एक्टर की जो आपकी जो एक मन में कसक थी, ललक थी, वो कैसे पूरी, उसकी पीछे क्या कहानी, ये हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, वो कहानी क्या थी कि मेरे वो जो स्पार्क था ना, वो जो सपना है, तो एक हार न मानने की आदत और जिद भी थी शुरू से मेरे अंदर। मुझे लगता नहीं मैं कर सकता हूँ। अभी भी जब मैं फेल भी हो गया था वहाँ से, बम्बई से जब वापस आया था, तो मैंने एक हरियाणवी फिल्म में भी काम करा, मैंने एज ए एक्शन एक्टर था, उसमें एक रोल था मेरा छोटा सा। तो वो जो स्पार्क था, मैं हार को एक तरह से मानता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे कि आप फेल हो गए तो आपको लगता है कि यार ये हार गया। हार उसको नहीं बोलते, जो मेरा जो दायरा जो मैंने बना रखा अपने लिए, तो हार मैं उसको नहीं मानता। मैं वहां से फेल होके आ गया तो वो हार है। हार वो है जब आपने दिमाग से, आपके अंदर दिमाग में अगर 1% भी अभी है वो कहीं जिंदा, तो आप अभी भी जीत सकते हैं। तो फिर मैं एक बहुत भव्य रेस्टोरेंट बना रहा था, भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट, बड़ा प्यारा रेस्टोरेंट था हमारा चंगदू में। तो वहाँ एक डायरेक्टर आया, उसको एक शूट करना था, उसमें कुछ इंडियन कनेक्शन था उस फिल्म में, कि वो एक्टर आता है, उसको जो इंडियन डांसर है उसको अच्छी लगती है, तो अप्रोच करता है। तो उसने बोला यार कि भाई एक कैसा एक रोल है, एक छोटा सा, और एज ए ओनर आप इसको ग्रीट कर रहे हैं, आप अंदर ले जा रहे हैं, तो आपको दिखाना आपका रेस्टोरेंट बड़ा प्यारा है, मैं शूट करना चाहता हूँ। तो अब वो क्या था कि उस टाइम हम लोग इतने आगे बढ़ गए थे कि मैं उस टाइम मेरे ख्याल 7-8 रेस्टोरेंट थे हमारे, तो मेरा इतना क्रेज नहीं था, मतलब वो थी एक हॉबी थी कि यार कुछ हो जाता, और फिर डर भी था थोड़ा सा वो। तो उसने बोला एक छोटा सा रोल है, आपको करना पड़ेगा। तो दिमाग में मैं इसको कर लेता हूँ। तो मैंने उसके साथ शर्त रखी, भाई देख ऐसा है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, तेरे को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी हमारे रेस्टोरेंट की, वो क्रेडिट देना पड़ेगा रेस्टोरेंट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रेस्टोरेंट के बारे में पता चले, मैं ये रोल कर दूंगा। तो फिर ये भी था कि यार उस बार पैर कांप गए थे, इस बार ने ये मौका है, ये छोड़ना नहीं है। तो फिर वो बात हो गई, तो मैंने वो रोल करा। तो जब मैं वो रोल कर रहा था, उसमें एक सीन था कुछ सेकंड का, 4-5 सेकंड का, उसमें बड़ा एंगर था, गुस्सा आता है उस बंदे को। वो एक पुलिस ऑफिसर के सामने था, और वो जो पुलिस ऑफिसर का जो रोल जो कर रहा था, वो बंदा एक डायरेक्टर था किसी दूसरी फिल्म का, और वो स्टोरी लिख रहा था। जैसे हमने वो सीन करा, उसने मेरे को पकड़ लिया कि भाई मेरे को जो है मेरा गैंगस्टर मिल गया। मैं जो फिल्म लिख रहा हूँ वो ये थोड़ा सा बॉलीवुड से इंस्पायर है, और इसमें एक गैंगस्टर का रोल है, मेन लीड गैंगस्टर, और ये बड़ा पावरफुल रोल, ये तेरे को करना है। मैं कहा देख भाई, मेरे को ना तो एक्टिंग आती है, ना मेरी चाइनीज उस लेवल की है, और ये इतने सारे लंबे लंबे तूने डायलॉग लिख रखे, मैंने देखो 3 किताब, इसको याद करते करते बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर
इस तरह से जर्नी होगी। फिर उसने वो दूसरी फिल्म में मेरे को गैंगस्टर का रोल दे दिया। फिर लोगों को मुझे लगता है कि शायद अच्छा लगा होगा, मुझे तो आज भी अच्छी नहीं लगती अपनी एक्टिंग, लेकिन उनको अच्छा लग गया। फिर वो तीसरा रोल, चौथा रोल, इस तरह से करते करते देखो मैंने अभी तक लगभग 35 से ज़्यादा फिल्म्स एंड टीवी ड्रामा में रोल करा है, और वेराइस रोल लाइक एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, इंजीनियर, ज़्यादातर गैंगस्टर हैं, पुलिस हैं। एक में पुलिस के किरदार में वो बड़ा पॉपुलर हुआ 2019 में, उसमें मेरे को एक अवार्ड भी मिला रिवर्सल एक एक्टर का, क्योंकि उसमें मेरा 2 रोल थे। तो और एक हॉलीवुड फिल्म भी करी मैंने, द आर्क, आयरन स्काई। तो इस तरह से जर्नी चल रही है। तो अब तो रेस्टोरेंट में कोई जो आते होंगे वो एक एंटरप्रेन्योर से मिलने नहीं, अब एक फ़ैन के तौर पर भी, एक प्रशंसक के तौर पर भी आपसे मिलने आते होंगे। हाँ उस जी। वक्त कैसा लगता है जब देखते हैं कि आपकी 35 फिल्मों को देखने के बाद कोई आपका ऐसा फ़ैन पहुंचा चाइना से आपसे मिलने के लिए? कोई ऐसी कोई कहानी जो बड़ी इंटरेस्टिंग रही हो कि आपको ढूंढते हुए कोई फ़ैन पहुंचा हो कि हमें दफू से मिलना है, कहाँ है? कोई ऐसी कहानी? हाँ, आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं रेस्टोरेंट में, मतलब कई बार, क्योंकि हमारी जो टीम है उन्होंने क्या कर रखा है, रेस्टोरेंट में एक कॉर्नर कर रखा है, उसमें जितने भी, क्योंकि मैंने जो रोल करे हैं वो सारे चाइनीज़ के टॉप एक्टर हैं, तो उनके साथ में फ़ोटोज़ वगैरह हैं, तो हमने एक कॉर्नर बना रखा है। तो वहाँ पर देखते हैं, अच्छा ये तो ओनर है, ये तो हमने देखा है। तो बहुत सारे, कई बार तो ऐसा तो उनको लगता नहीं कि यार ये, मतलब एक बार, कई बार क्या होता है कि बिजी हो रहा है रेस्टोरेंट, तो मैं भी चला जाता हूँ उनको, जैसे कुछ खाना दे दिया या पानी सर्व कर दिया, दीवार पे देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे, दीवार पे देखेंगे, यही है लॉसन, तो चाइनीज में कि नहीं फोटो खींचनी। तो कई बार हुआ ऐसा, कई बार जैसे मैं चल रहा हूँ रोड पे, तो वो सलीम नाम बड़ा फेमस हुआ था, उस कैरेक्टर में मेरा सलीम रोल था। तो फिर मेरे को पता चल जाता है कि हाँ, वो पीछे से आवाज लगा देते हैं, सलीम सलीम। तो पहले बड़ा ऐसा लगता था, तो अब मैं मिल लेता हूँ, चलो ठीक है। तो फोटो खिंचवाने के लिए बहुत सारे, सिर्फ शियान में है कि आप पूरे चाइना में जब घूमते जितने हैं? भी रेस्टोरेंट है, हाँ, लगभग हर और जब जगह। ऐसे ही आप घूमने किसी और शहर में जाते हैं हाँ, चाइना कई में? बार टैक्सी में ड्राइवर मिल जाता है कि मैंने देखा है, क्योंकि मेरे इंटरव्यू भी बहुत होते हैं सियान शहर में ना, लगभग हर हफ्ते 10 दिन में एक इंटरव्यू होता है। तो जैसे अभी उन्होंने मेरी जो डॉक्यूमेंट्री है वो पूरे सियान के मेट्रो में लगभग 10 दिन के लिए चलाई उन्होंने, मेट्रो में। तो अब बहुत सारे, क्योंकि 12 साल हो गए मेरे को वहाँ पर, तो कहीं भी जाता हूँ, चाहे आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूँ, या फिर टैक्सी में कहीं चला गया, या फिर कहीं हम घूमने जा रखे हैं, और रेस्टोरेंट में तो मिल ही जाते हैं मेरे को। हर दिन 2-4, जब भी मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो 2-4 गेस्ट ऐसे मिलते हैं कि के साथ में फ़ोटो खींचना है, आपकी फ़िल्म देखी, आपका टीवी ड्रामा देखा, तो बहुत सारे। तो उससे भी क्या, प्रशंसकों की वजह से भी वो रेस्टोरेंट चल रहे हैं। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि एक एक्टर के तौर पे आपने जो चाइना में जो मुकाम हासिल कर लिया, एक एंटरप्रेन्योर के जो तौर पे एक मुकाम हासिल कर लिया, दिल में एक ये भी मंशा है या फिर एक सपना रहा है कि इंडिया में भी वैसा ही कुछ करने की आप सोच रहे हैं, या फिर ऐसा कोई मुकाम पाने की सोच रहे हैं कि मैंने चाइना में तो मैंने ये सब पा लिया, लेकिन मैं अपने देश में पाना चाहता हूँ ये सारी चीज़? नहीं, चाइना में देखो, अभी मैं कहूँगा कि क्योंकि हमारे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे। 2000 मैं अगर बात करूँ 2005 से जब तक मैं जॉब कर रहा था, इट वाज़ लाइक लाइक बिल्कुल ऊपर जा रहे थे हम लोग। उसके बाद जब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करी तो ये भी पूरा ऊपर गया, फिर धड़म से नीचे गिर गया, फिर कोविड ने फिर ऊपर गया, फिर कोविड ने नीचे गिराया। अभी दोबारा से हम लोग शुरू करें, अभी 8-9 रेस्टोरेंट, हमारा टारगेट लगभग 50 रेस्टोरेंट का है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 250 जो हमारी इंडियन हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, और ये प्लान है चाइना के लिए। तो ये हमने थोड़ा सा, मैं प्लान में थोड़ा सा लंबा ही बनाता हूँ, 2030 तक का है हमारा प्लान, है कि हमारी जो कंपनी है उसकी नेटवर्थ एटलीस्ट लाइक 100 करोड़ तक पहुँचे। अभी बहुत छोटी कंपनी है, 15-20 करोड़ के बीच में अटकी पड़ी है। और साथ साथ क्योंकि उत्तराखंड होने के नाते, मैं 2019 में जब आया था यहाँ, तो पर्पज ही यही था। उस टाइम बहुत सारे चीनी भी बड़े इंटरेस्टेड थे, प्लान भी था उनका कि 200-400 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करना है उत्तराखंड में। लेकिन अब फिर वो डोकलाम, फिर हमारा जो इशू है, तो पॉलिटिकल इशू है, और अब भारत सरकार ने इसी पाबंदी भी लगा दी कि डायरेक्ट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल तो मेरा बड़ी इच्छा है कि मैं उत्तराखंड में एटलीस्ट, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट फील्ड से हूँ, टूरिज्म से हूँ, तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहा है अभी। शायद अगले साल तक हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा शुरू करें हम, एक होम स्टे टाइप का, कि जो कि उत्तराखंड का डिज़ाइन से उत्तराखंड की थीम में हो, पूरा बाहर से जो उसका ढांचा लगे, लोग जो भी आए वो फ़ोन निकाले, फ़ोटो कम से कम खींचे, क्योंकि आजकल यही एक ट्रेंड चला हुआ है। और हमारे जो रेस्टोरेंट है वो पॉपुलर भी इस वजह से हो रखे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि साड़ी रखी हमने 20-25, आप आएंगे रेस्टोरेंट में, एडवांस बुकिंग करेंगे, साड़ी पहनो, फोटो खींचो। रेस्टोरेंट का डिज़ाइन ऐसा है कि किसी भी एंगल से आप फोटो खींचोगे तो आप, मतलब आपसे रहा नहीं जाएगा। हमारे रेस्टोरेंट में अगर आप आए, आप खाना खाने आए, तो आपने फ़ोन निकालना ही निकालना है, ये गारंटीड है, फोटो खींचने के, या खाने की फ़ोटो, या रेस्टोरेंट की, या कपड़े की। तो इस तरह का थीम है। तो मैं चाह रहा था कि जो ये नया जो ट्रेंड चला है उसका एक एडवांटेज लिया जाए, और उत्तराखंड में इस तरह का एक टूरिज्म डेस्टिनेशन पे
कुछ मैं भी बातचीत कर ही रहा हूँ कुछ बुद्धिजीवी लोगों से, और आप लोगों से भी बातचीत चली रही कि इस तरह के थीम में एक होम स्टे हो, जिसमें कि अपना आयुर्वेदिक जो हमारा स्पा है, योग है, और जो प्रोडक्ट हैं, जो हैंडीक्राफ्ट हैं हमारा, जो स्पेशली उत्तराखंड का, वो सारी चीज़ें लॉन्च हो, और फिर इसको बना दिया जाए जो चैन ऑफ इस तरह का, ज़्यादा बड़ा नहीं, 25-30 रूम के जो होटल है, और उसको कॉपी पेस्ट किया जाए हर जो हमारे जो इतने सारे हमारे धार्मिक स्थल है इतने, तो और लोगों को एक नया एक्सपीरियंस हो, मतलब बाहर से वो हमारा उत्तराखंड की झलक भी दिखे, लेकिन अंदर जब आप आए होटल के अंदर, उसमें अंदर वो सारी टेक्नोलॉजी भी मिले। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चाइनीज़ और इंडियन फिल्म में क्या है, इंडियन फिल्म जो होती है वो आपके दिल को छू जाती है, लेकिन जो चाइनीज़ फिल्म है वो आपकी आंखों को छू जाती है। उन्होंने वीपीएक्स इतना यूज करते हो, मतलब बड़ा एडवांस है डिजिटल में। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन सोच रहा हूँ, दिमाग में चल रहा है। जैसे फिल्मों की आपने बात करी, भारतीय फिल्मों और चाइनीज फिल्मों में क्या अंतर लगा? क्योंकि भारतीय सिनेमा भी आपने देखा जब पुनीत हाँ सर जी, के हाँ साथ जी, आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री में भी गए, हाँ जहाँ जी, पर जितने भी चाइनीज बड़े एक्टर्स हैं उनके साथ हाँ आपने जी, काम किया, हाँ जी। दोनों में कोई डिफरेंस लगा? देखिए सर, मेकिंग प्रोसेस तो सेम है, आप किसी भी दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो मेकिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट लाइक सेम होता है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग है वो डिफरेंट है। जो इंडियन फिल्म्स होगी, वो आपको जो कहानी बताने का जो तरीका है डायरेक्टरों का, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो आपके दिल को छू जाएगी, आपको रुला देगी, आपको हंसा देगी, आप जोश में आ जाएंगे। आप जब फिल्म से बाहर आएंगे आपको लगेगा ये कैरेक्टर मैं ही हूँ, है ना, कई बार ऐसा होता है। लेकिन जो चाइनीज़ फिल्म है वो आपकी आंखों को, मतलब आप बिल्कुल भूल जाएंगे, मतलब बिल्कुल जो डिजिटल है, जो जो उनका जो वीपीएक्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो बहुत ही कमाल का टेक्नोलॉजी जो है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो हिस्टोरी टेलिंग है वो उस लेवल की नहीं है। हाँ जी, ये जो मेजर जो मुझे लगता है, ये बड़ा फ़र्क है। आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि हर एक उत्तराखंडी जब भी किसी भी देश में जाता है, उसकी उत्तराखंड का प्रेम जो है कभी भी कम नहीं होता। यही वजह है कि वो कभी ना कभी लौटता है अपने हाँ रूट्स की जी, तरफ। हाँ जी, बिल्कुल। यही वजह रही कि जब आप पहली बार गए चाइना, उसके बाद आपने विवाह बंधन में भी जब बंधे तो आप यहाँ वापस आए और यहीं आकर आपने शादी की। ये नहीं हुआ कि ये कहानी सुनने को मिले कि जी देव जी चले गए चाइना और चाइना में ही उन्होंने शादी कर ली, लेकिन आपने फैसला किया कि मुझे यहीं पे रहना और यहीं की लड़की से जो है शादी करके दोबारा चाइना जाना। इसके पीछे क्या ये घर की सोच थी या फिर आपकी सोच थी? नहीं, हमारी जो रूट्स है ना वो इतनी ज़्यादा मजबूत है। हम लोग संस्कृति, उस संस्कृति में पले बड़े हैं जहाँ माँ बाप डिसीजन लेते हैं ना, जो माँ बाप आपके देवता के समान है। और अपनी जो भूमि है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गोदपि करिष्यति, इसको आप कैसे भूल सकते हैं? जहाँ आपने बचपन गुजारा है, तो उसको भूलना एक बहुत ही इम्पॉसिबल है, स्पेशली उत्तराखंड के लोगों के लिए। जो शहर में रह रहे हैं वो क्या, उनका अपार्टमेंट बदलता रहता है, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, वो भूल जाते हैं दूसरे देश में जाके फिर। और हमारे अंदर तो, हमारे तो रगों में, हमारे तो जो जो रूट है उसमें, मतलब पीपल के पेड़ की तरह होते हैं वो, जड़ें इतनी मजबूत होती कि भाई आप हिला नहीं सकते। तो ये भी था। फिर 6 साल वहाँ रहा तो देखा वहाँ का, बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, उन्होंने चीनियों से शादी कर रखी। तो मैं अपनी संस्कृति से इतना जुड़ा था, मैं कोई गलत उदाहरण नहीं सेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखो, हमारी जो भारतीय संस्कृति, जो सभ्यता है, जो हमारी जो नारियों का जो सम्मान है, तो घर वालों ने बोला कि भाई ये है लड़की। मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने सगाई भी कर दी थी मेरे आने से पहले। अच्छा। बल्कि मेरे चाचा जी और भाई साहब तो डरे भी हुए थे, यार ये लड़का 6 साल से नहीं आया था। मैं 2005 में गया था, मैं 2011 में दिसंबर में आया मैं, और लड़की को एक ही बार देखा 5 मिनट के लिए, वो सगाई कर दी थी। अब देखना क्या है, मैं कहा जैसी होगी वो हाँ बोला है। लेकिन वो बड़ी बहुत ही सुंदर और सभ्य और सुशील, एक बहुत अच्छी वाइफ ही नहीं, बहुत अच्छी मदर भी है। और मेरे को देखो, कोई भी आप कहते हैं कि एक आदमी के पीछे जो एक औरत का बड़ा हाथ होता है, तो उसका बड़ा साथ मिलता है। क्योंकि अगर चाइना में रहता शायद उस तरह का जो सपोर्ट है वो नहीं मिलता है। क्योंकि जब आपके क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब क्या होता है कि चाइना में मैंने देखा, जो उनकी जो संस्कृति, अगर आपके अच्छे दिन है तो ठीक है आपके साथ में, और कभी आपके खराब दिन आ गए तो वाइफ क्या, वो सीधा डिवोर्स। भाई मैं क्यों अपना अच्छा टाइम तेरे साथ गुजारूं, क्योंकि वहाँ और खड़े हैं। तो जो हमारी जो संस्कृति है, देखो नारी, देखो कितनी मुसीबत आ जाएगी, आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। रेल की पटरी की तरह है, साथ साथ चलना भाई। अरे एक जन्म नहीं, 7 जन्म, 7 जन्म। हाँ जी। और फिर वही हम लोग शादी के तुरंत बाद हम लोग चले गए थे चाइना में। चाइना में रहे तो फिर बच्चा भी वहीं हो गया। फिर हम लोग कुछ टाइम के लिए यूएस चले गए, फिर एक बच्चा यूएस में हुआ। फिर हमें लगा, क्योंकि वो वहाँ मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ। मैं लगभग मेरे ख्याल से 15-20 देश घूम के, सारा यूरोप अपना, जापान, कोरिया, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो घूम के फिर बिजनेस के लिए मुझे चाइना ही अच्छा लगा।
और उसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चाइना में आपको मैं बताऊं कि चाइनीज गवर्नमेंट जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सपोर्ट है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दुनिया भर के देशों में, वो जो सपोर्ट वो देते हैं ना, वो तो मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। अब देखो 24 घंटे के अंदर आपका लाइसेंस मिल जाएगा, आपको वीजा लगाना है, आपको ऑनलाइन भरा फॉर्म आपके घर पे आके देंगे, कोई परेशानी नहीं। नंबर है दे रखा जो मेयर लेवल के, वो आपका नंबर दे देंगे। अगर किसी ने कोई परेशानी करी आप मैसेज भेजिए, 12 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। नहीं मिला आप कॉल कीजिए और अनदर 12 आवर्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। और सपोर्ट जैसे मैंने बताया 1-2 उदाहरण कि मैंने बोला भाई एक तो वीज़ा तुम्हारा बहुत कम है, उन्होंने चेंज कर दिया, आपको 5-5 साल का वीज़ा देने लग गए। दूसरा था कि भाई आपका हमको जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 6 डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, वो मर्ज करके 2 डिपार्टमेंट कर दिया। तो इस तरह की जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। चाइनीज़ गवर्नमेंट का बहुत साथ मिला, इसीलिए जो है एक जो है रेस्टोरेंट की चेन्स आपने वहाँ पर खड़ी कर ली है। अब अंत में आएंगे अगर इस इंटरव्यू के, तो ये जानना चाहेंगे कि अब देव जो हैं क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट बिग क्या होने वाला है देव जी की तरफ से, चाइना में या इंडिया में अगर हम सोच रहे हैं। देखो चाइना की बात करें तो अभी तो आध्यात्मिक ज्ञान ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग जो हमारा कल्चरल थीम रेस्टोरेंट है और हैंडीक्राफ्ट तो हम लोग हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा सा एक और चीज़ें जोड़ने वाला हूँ मैं वहाँ पे, योग और स्पेशली जो हमारा मेडिटेशन है। मैं भी कोयम्बटूर गया था, तो वहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है, एक स्कूल है टेम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कहते हैं कि भाई पहले अपने आप को जगाओ, हमारे अंदर जो 7 चक्रा है उसको एक्टिव करो। एक्टिव करोगे तो आपके अंदर वो शालीनता आएगी, आपके अंदर वो स्थिरता आएगी, आपके अंदर वो अद्भुत ज्ञान आएगा। जब इस तरह का ज्ञान आएगा तो आप उस तरह के डिसीजन भी लेंगे, आपका विजन बड़ा होगा, आप ब्रह्मांड के बारे में सोचेंगे, आप छोटी सोच नहीं रहेगी, आप पूरे विश्व के बारे में सोचेंगे। तो मैं सुनो एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग ऐड करने वाले हैं, आयुर्वेदिक स्पा और ये योग का, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। और विजन तो है हमारा, कम से कम तो शुरू से था 100 का, कम से कम 100 तक रेस्टोरेंट खोले वहाँ पर। अभी तो बिल्कुल ट्रेलर ही है, हमारी फिल्म का 10 होने वाले हैं इस साल के लास्ट में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि अब हम उत्तराखंड में इस तरह से जो मैंने बोला, एक तो अपना छोटा सा होम स्टे, और दूसरा क्या था कि मेरा ये भी था कि हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है, जितने भी बच्चों से मैं मिलता हूँ, सर हम गरीब हैं, सब हमारे पास ये प्रॉब्लम। भैया गरीब मेरे से ज़्यादा गरीब तो था नहीं होगा, मैंने तो देखा नहीं, मतलब हमारे उसमें गाँव में तो गरीबी एक बहाना है अपने आप को एक्सक्यूज़ देने का, है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं, यार मेरे को टाइम नहीं मिलता। अरे भैया अगर आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपनी फिटनेस के लिए, जो कि सबसे बड़ा एसेट है किसी का भी, भाई हेल्थ से बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आपने पैसा कमा दिया और अपनी हेल्थ खराब कर दी, सारा पैसा वहाँ घुसेगा। इससे बड़े अपने आप को फिट रखो। जैसे मेरे को देख लो, मैं 11 महीने मतलब मैं फिटनेस पे कि इतना जोर रहता मेरा कि हम तो डॉक्टरों को तो मैं तो समझ लो कोविड क्यों नहीं आया भाई, यही कारण है हम लोग बिल्कुल फिट रहे कि एक्सरसाइज। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा मेरी जिंदगी में जब मैं चाहे कितना ही बिजी हूं, मैं 1 घंटा एक्सरसाइज अपने लिए तो मैं देता ही देता हूँ। अब तो मैंने ध्यान शुरू कर दिया, पिछले 1.5 साल से मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ 1 घंटा शाम को और 20-30 मिनट 1 घंटा सुबह और 20-30 मिनट शाम को। इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए, नहीं तो आप, मैं तो कहूँगा कि पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है। अगर हम अपने लिए नहीं कर सकते इतना टाइम, भाई अगर अपने लिए करेंगे, अपने से प्यार होगा तो आप समाज के लिए भी सोचेंगे, है ना। तो ये जो नई जनरेशन है उनको वो माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। और बहुत सारे देखे मैंने कि भाई गवर्नमेंट के अरे भैया आप ऐसी क्रिएट करो कि गवर्नमेंट आपके भरोसे रहे। भाई जैसे हमारे देखो, हमारी कंपनी में आज की डेट में 70 लोग हैं, 50 इंडियन है, 50 हमारे उत्तराखंड से हैं, 20 चाइनीज़ हैं। आने वाले टाइम पे मेरा टारगेट है कि कम से कम 2025 तक जो है कम से कम ये 100-150 तक पहुंच जाएगा। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरह से अगर मैं कोशिश करता हूं कि अगर मेरे द्वारा अगर एक भी मैंने और देव इस तरह का क्रिएट कर दिया, इस तरह से देव को एक ऐसे बंदे को अगर इंस्पायर कर दिया जो मेरा आधा भी कर दे और उसी तरह से वो मल्टीपल होता जाए, तो प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारा इंस्पिरेशन का देखो, मेरी एक फिल्म देखी मैंने ब्रूस ली की ड्रैगन, उससे लाइफ में एक बदलाव आया, गया लगा कि बड़ी जिम्मेदारी। और फिर सपने भी देखो, हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हमारे सपने भी बड़े छोटे छोटे रहते हैं, वो भी एक समस्या है, एक बीमारी है वो, कि सपने अगर आपके बहुत छोटे हैं ना और परेशानी आ गई और सपने से आपके सपने से थोड़ी बड़ी परेशानी आ गई तो आदमी खत्म है, वो गिव अप कर देता है, हार मान जाता है। मैं तो 2017 में आप सोचो कि मैं बैंकक्रप्ट हो गया था, हमारी कंपनी के ऊपर 1.5 करोड़ का कर्जा था, सब खत्म हो गया, सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, मैं जॉब ढूंढने लग गया। उसके बाद भी मैंने शुरू करा,
1 खोला, 2 खोला, 10 खोला, अभी देखो 9 रेस्टोरेंट है, 8 9 9 खोलने वाले हैं। अभी प्लान है 50 तक खोलने का, और अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। तो हार नहीं माननी है। नई जनरेशन के लिए यही संदेश है, जो मेन है वो ये है कि भैया एक तो ड्रीम्स आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको लगे यार इसमें मैं अचीव कर लूंगा इसको। मेहनत तो लगेगी, है ना। अगर बहुत आसान है तब आप लेजी हो जाएंगे। इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको लगे यार इसके लिए तो मेरे को सारा रात दिन एक करनी पड़ेगी। मतलब इतना क्रेजी होना चाहिए आदमी को अपने जुनून के प्रति। जैसे आप सांस है ना, 2 सेकंड 1 मिनट के लिए सांस रोक दो, वो तड़फन कि मैं बिना सांस के नहीं रह सकता, उसी तरह का जुनून, उस लेवल का जुनून होना चाहिए आपका अपनी कामयाबी के पीछे। और उस लेवल का डिटर्मिनेशन भी। ये नहीं कि पेशेंस तो है आपके अंदर, जुनून है और फिर पेशेंस नहीं है, तो धीरज तक। क्या यंग जनरेशन क्या है कि बस अभी चाहिए, अभी कामयाबी चाहिए। भाई मेरे को 20 साल लगे, मैंने 1998 में एक फिल्म में रोल करा था, पैर कांपने लगे थे, लेकिन वो सपना मेरा टूटा नहीं, 20 साल बाद पूरा हुआ। मैंने इंतजार करा, सही समय के इंतजार, है ना, इंतजार करा। वो पेशेंस भी चाहिए आपको। जैसे मैंने रेस्टोरेंट शुरू करा मैंने 2012 में, और 17 तक जाते जाते बहुत बढ़िया हो गया था। उसके बाद धड़म से खत्म हो गया, बिक गया, मतलब। और फिर दोबारा से आपके अंदर वो धैर्य भी चाहिए। अगर वो धैर्य है, वो जुनून है, मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं सकती अपने सपनों को अचीव करने के लिए। और ये धरती तो ध्यान की है, योग की है, मतलब इतनी विविधताओं से भरी पड़ी है। अगर और ध्यान, तो मैं तो बिल्कुल ये ध्यान का भी मैं चाहूंगा कि हम लोग योग के साथ साथ आसन के साथ, यम नियम, आसना, धारणा, प्रत्यापरण, ये सभी चीजों का हमने जो 8 नियम दे रखे पतंजलि ने, इसका पालन बहुत जरूरी है। इसका पालन एक आदमी ने कर दिया। अगर कोई भी बच्चा आज की डेट में उसने पढ़ाई नहीं करके 10वीं कर रखी है, लेकिन अगर उसके अंदर ये 8 चीजें हैं जो हमारे पतंजलि जी ने योग सूत्र दिए हैं, इसमें और हमारी भगवत गीता में ये चीज ऐसी है कि सारा ज्ञान है ब्रह्मांड का। आपको कोई डिग्री नहीं करनी भाई, आपको एक्सपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो भगवत गीता है उसमें सारा ऐसे जो है हजारों एक्सपोर्ट है, उसमें ऐसी हजारों यूनिवर्सिटी है उसमें। अगर किसी ने उसमें पढ़ लिया, उसमें मनन कर लिया, मैं बता रहा हूं कि उससे ज्यादा ज्ञान तो कहीं है ही नहीं। मेरी जो बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैं बता रहा हूं, कोई भी पूछता है यार कि आपके जो आइडियाज हैं, जो आपकी जिंदगी के जो सिद्धांत हैं, वो कहां से? वो सारे भगवत गीता से। रोल मॉडल जरूर ब्रूस ली मेरा है, वो यूटर्न आया था, लेकिन जो मेरी जिंदगी के सिद्धांत है वो सारे भगवत गीता से, उसी से आ रखे। वो एक ऐसी एक किताब है अपने आप में कि आपका पूरा जीवन, किसी का भी जीवन बदल जाएगा। कोई पढ़े और उसको उसमें अमल में लाए बिना बहाना। तो एक एंटरप्रेन्योर जो कि इस वक्त चाइना में जो है चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, और खास बात ये देखिए कि इस रेस्टोरेंट में सिर्फ आपको खालिस जो है भारतीय व्यंजन मिलेंगे, वो भी भारतीय तड़के के साथ। वो भी तड़का ऐसा कि वो भारतीय संस्कृति का है, देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, और वो हर रंग इनके विशाल जो है रेस्टोरेंट में आपको दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप एक कोने जाएंगे तो आपको भारत के किसी कोने की तस्वीर वहां पर आपको नजर आएगी, अगर दूसरे कोने जाते हैं तो वहां पर आपको भारत के किसी दूसरे शहर की जो है तस्वीरें, वहां की संस्कृति की आपको नजर आएगी। और खास बात तो यह है कि देवभूमि उत्तराखंड से जो है देव रतुड़ी जी हैं, तो खासकर उत्तराखंड की हर वो पारंपरिक जो है वेशभूषा कहिए या फिर यहाँ के रीति रिवाज कहिए, वो सब कुछ जो है अंबर पैलेस जो कि चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है वहां पर नजर आता है। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा, और खासकर जो है भारतीय संस्कृति के साथ उत्तराखंड की संस्कृति को जो वहां दर्शाया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या कहानी है, आइए जानते हैं देव जी से। जब हमने ये जो हमारा भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट है, तो हम लोग जब ये बॉलीवुड डांस का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो हमारे प्रोफेशनल डांसर हैं जो कि दिल्ली से गए हैं वहाँ पे, 2 पंजाब से हैं, 2 दिल्ली से हैं। तो हमारे जो एम्प्लॉय थे ज़्यादातर उत्तराखंड से हैं। उन्होंने कहा सर आप बॉलीवुड डांस तो ठीक है, हाँ। लेकिन अब हम तो गढ़वाली डांस करेंगे। तो फिर हमारा जो डांसर है वो लड़का अपना गढ़वाल से ही है, तो हमने उसे रिक्वेस्ट करी और फिर हमने जो है ये कॉन्सेप्ट जो है डांस का, जो है गढ़वाली डांस का, वहाँ से शुरू हुआ। और दूसरा क्या है कि हमारे रेस्टोरेंट में आप जब भी एडवांस बुकिंग करेंगे तो आपको साड़ी पहनने के लिए मिलेगी फ्री में। अब लड़कों का जो ज्यादातर उत्तराखंड से है, तो उनका कहता है हमें जो है साड़ी तो है ही, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति के साथ साथ हमें उत्तराखंड का भी, हमने धीरे धीरे वहां पर क्या करा, जो कपड़े हैं हमारे, आपकी नथ है, आपकी बुलाक है, और इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो हमने रेस्टोरेंट में रख रखा कि आप जो है ये कपड़ा पहन के इस तरह की आप जो है बढ़िया सी तस्वीर ले सकते हैं। तो
तो ये धीरे धीरे एड ऑन होता गया। अभी बहुत सारी चीजें एड ऑन होने वाली है, जैसे हमने बॉलीवुड डांस है, तो हमारे रेस्टोरेंट में आप बॉलीवुड डांस के अलावा आपको हर दिन एक गढ़वाली डांस जरूर देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, लाइक आपको लगेगा कि आप उत्तराखंड में बैठे। हाँ जी। और साथ साथ कपड़ों का जो है हमने ये अभी शुरू करा है, और धीरे धीरे हम अभी उत्तराखंड से देख रहे हैं कि किस तरह का जो हैंडीक्राफ्ट्स है जो हमारा बहुत ही सुंदर है, तो उसको भी हम लोग आगे चल के ऐड करने वाले हैं। तो इस मुलाकात के बाद ये बेहद अहम हो जाता है कि आखिरकार हमारे देश का जो युवा है, जो इस वक्त जो है देव जी को देख रहा है, उनके लिए क्या वो खास मूल मंत्र रहेगा, और देश विदेश में जो इस वक्त आपको देख रहे हैं देव जी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या वो मूल मंत्र देना चाहेंगे, क्या वो गूढ़ बात आप बताना चाहेंगे, जिससे जो है इस वक्त जो है देश का जो नौजवान है वो ये सोचे कि हाँ भाई, इस मूल मंत्र के जरिए जो है अपनी सफलता का जो है वो लक्ष्य पाया जा सकता है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे देश के नौजवानों को? संवाद 365 के दर्शकों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप जहां भी हैं, जिस देश की भी धरती पे हैं, सबसे पहले नेशन फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको अपने दिमाग में रखिए। अपनी भारतीय संस्कृति का जो है जितना हो सकता है, हमारी सनातन संस्कृति का, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, और साथ साथ सपने बड़े रखिए। मेरा ये मानना है कि ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि 20 साल बाद, कई बार सालों लग जाते हैं आपके सपने पूरे होने में, लेकिन वो तभी पूरे होंगे जब आपके सपने बड़े होंगे। संवाद 365 के दर्शकों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप दुनिया में जिस भी कोने में हैं, हमेशा अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए, अपनी जड़ों को न भूलें, अपने लोगों को निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाइए। मेरा हमेशा यही मानना है, और सपने बड़े रखें। ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। जीवन बदल सकता है, और जीवन कैसे बदलता है ये आपने जो है पूरी दुनिया को दिखाया है। और जिस तरीके से आपने मूल मंत्र बताए जिंदगी के, कि जुनून होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, और खासकर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य जरूरी है। और इसी के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको कभी ना कभी सफलता जरूर हाथ लगेगी। बिल्कुल। तो इसी नोट पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे आपके आने वाले सफर के लिए, और जो आप जिंदगी में करने वाले हैं आगे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना चाहेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे संवाद 365 के लिए, अपना समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। तो ये वो शख्सियत थी जिनकी आपने जर्नी जानी, और ये जाना कि कैसे सफलता से कोई भी जो है मंजिल हासिल की जा सकती है, बस जरूरत है और धैर्य और जुनून को बनाए रखने की। तो इसी तरह से हर शख्सियत जो कि अपने जीवन में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, उनकी कहानी को आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको भी कुछ कर गुजरने का जो है जज्बा आपके अंदर हम जगा सकें, और ये बता सकें कि ये शख्सियत आखिरकार कैसे यहाँ तक पहुंची। तो इसी तरह से आपकी बात के साथ आपकी हम मुलाकात हर एक खास शख्सियत के साथ करवाते रहेंगे, और ये सब देखने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, और देखते रहिए संवाद 365। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।